Hello students, welcome to the PK Physics Concepts. My name is Priyanka and today we are going to study our next topic, energy band theory in solids from the chapter semiconductor. Now as we know कि हमारे पास नेचर में जितने भी मटेरियल्स हैं हमने उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं वो? कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स। अगर एक मटेरियल जो हमारे पास है वो इन तीनों में से एक जरूर होगा, या तो वो कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा या सेमीकंडक्टर होगा। ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास एनर्जी बैंड थ्योरी कैसे हम काम में लाते हैं। अब हमें पता है कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं जिनके हमारे पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? 4 इलेक्ट्रॉन्स हो। हमारे एग्जाम्पल देखे हम कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, है ना। जर्मेनियम जो होता है हमारे पास इज बेटर देन सिलिकॉन, लेकिन स्टिल हमारे पास जो हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनते हैं वो ज्यादा सिलिकॉन के बनते हैं। ऐसा क्यों? अगर जर्मेनियम हमारे पास बेटर है तो सिलिकॉन हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? उसका रीजन ये है कि जो सिलिकॉन होता है वो हमारे पास इजिली अवेलेबल है नेचर में। नेचर में हमारे पास सिलिकॉन क्या है? कंपैरेटिवली जर्मेनियम के इजिली अवेलेबल है, तो इस वजह से हम लोग क्या यूज करते हैं? सिलिकॉन। ठीक है, अगर मैं सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 14, तो इसका क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2। अब हमारे पास ये 3 हमारे पास क्या आउटर मोस्ट ऑर्बिट है हमारा, तो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? 2 + 2 4, तो यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके कितने हैं? 4। और वही हमने भी कहा था कि सेमीकंडक्टर के अंदर हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं? 4। ओके, जब हम लोग इसको स्टडी करते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी को, हम कैसे स्टडी करते हैं? हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें वाई एक्सिस पर हम लेते हैं एनर्जी, वाई पे हम लेते हैं एनर्जी, किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में। और हमारे पास ये जो होती है एक्स एक्सिस, इस तरफ हमारे पास होता है इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। इसको मैं नीचे लिखती हूँ। इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। अब हम लोग आगे देखेंगे कि इंटर एटॉमिक स्पेसिंग क्या होती है और वो किस तरीके से जब वेरी करती है तो एनर्जी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे हमारे पास हम लोग अगर मान लो गैसेस के मॉलिक्यूल लेते हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एटम्स क्या होते हैं हमारे पास? बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं। अब जितना ज्यादा दूरी पर होंगे उतनी हमारी इंटरेक्शन कम होगी उनसे, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो जो फ्रेंड्स हमारे बहुत दूर बैठे हैं उनसे बहुत रेयर बात होती है। इसी तरीके से अगर जो हमारे बिल्कुल साथ बैठे हैं उनके साथ हम कंपैरेटिवली ज्यादा बात करते हैं, ज्यादा उनके साथ इंटरेक्शंस करते हैं, है ना। तो और सॉलिड्स के अंदर क्या होता है? हम जैसे से गैसेस से सॉलिड की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे इनकी इंटर एटॉमिक स्पेसिस क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो यानी कि अगर जैसे हम मान लो गैसेस मॉलिक्यूल में ले तो हमारे पास क्या होती है? इंटरेक्शन बहुत कम होती है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि नेग्लिजिबल होती है। और हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल में क्या होता है? जैसे जैसे ये पास आती है एटम्स, हमारे पास क्या होती है? इंटरेक्शन इंक्रीज होती जाती है। और सॉलिड्स के अंदर क्या होता है? सॉलिड में तो बिल्कुल साथ साथ होता है, तो उसमें सबसे ज्यादा इंटरेक्शन होती है ना। तो अब हम इसी बेसिस पे हम लोग क्या स्टडी करेंगे कि हमारे पास एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है। जो सेमीकंडक्टर्स के जो एटम्स होते हैं वो पास पास आते हैं किसी मटेरियल के, हमारे पास सेमीकंडक्टर नहीं किसी भी मटेरियल के हमारे पास जब एटम पास पास आते हैं तो क्या फर्क पड़ता है उन पे, आज हम ये देखेंगे। अब सबसे पहले जो जो हमारे पास टर्म्स है हमें वो क्लियर होनी चाहिए कि उनका मतलब क्या होता है। अब जैसे ये है, इसमें है हमारे पास इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। इंटर एटॉमिक स्पेसिंग क्या होती है? हमारे पास एक एटम, मान लो मैं 2 एटम ले लेती हूँ, ठीक है, एक और ले लेते हैं। अब ये क्या है? हमारे पास सेम मटेरियल के एटम्स हैं, तो इसमें क्या होगा कि जब ये हमारे पास क्या होता है एटम के अंदर? न्यूक्लियस। और ये क्या होते हैं जो बाहर शेल में घूम रहे होते हैं? क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ठीक है,
मान लो मैं सिलिकॉन का ही ले लेती हूँ। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं हमारे पास, 4 एटम्स होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब क्या होगा हमारे पास, जब हमारे पास 2 एटम्स होंगे क्या होंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो ये क्या होगा, जब जैसे इस एटम तक, मान लो मैं इसको नाम देती हूँ ए बी सी। ए के न्यूक्लियस से लेके बी के न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग बिटवीन एटम ए एंड बी। और अगर बी से हम लोग सी देखते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम बी टू द एटम ऑफ सी इज कॉल्ड द इंटर एटॉमिक स्पेसिंग बिटवीन बी एंड सी। इसी तरीके से ए के न्यूक्लियस से लेके सी के न्यूक्लियस तक को क्या कहेंगे हम लोग, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग बिटवीन ए एंड सी। ओके, हम लोगों ने क्या देखा कि जब हमारे पास एटम्स क्या है, दूर दूर है, इंटर एटॉमिक स्पेसिस क्या है, आपस में बहुत ज्यादा है, एक का न्यूक्लियस और दूसरे के न्यूक्लियस के बीच में दूरी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो हमारे पास क्या देखा हम लोगों ने, जो हमारे पास ये एनर्जी लेवल्स है वो क्या होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं। जब आपस में कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो रही तो वो अपनी सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या स्पेसिंग क्या है, बहुत ज्यादा है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो एनर्जी लेवल्स है उनकी क्या, वो क्या है, डिस्क्रीट है। और जैसे जैसे हम लोग एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर जाते हैं, एनर्जी क्या होती जाती है हमारे पास, इंक्रीज। ये क्या बना, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। ठीक है, मान लेती हूं मैं ये पॉइंट कोई, इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूं डी, नीचे लिख रही हूं मैं इसको डी। इस पॉइंट का नाम क्या है अपने पास, डी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब हमारे पास इंटर एटॉमिक स्पेसिंग क्या है, डी है। मान लो कोई भी दूरी है, उसका नाम हमने क्या दे दिया है, डी। तो जब हमारे पास इंटर एटॉमिक स्पेसिंग डी है तो हमारे पास क्या है कि जो एनर्जी लेवल्स है वो डिस्क्रीट है। सी पॉइंट तक हमने इसको नाम दे देते हैं हम लोग सी। हम लोगों ने क्या देखा कि सी पॉइंट तक कि जो हमारे पास एनर्जी लेवल्स है वो डिस्क्रीट ही है। जब हमारे पास इंटर एटॉमिक स्पेसिंग क्या है, 0 से लेके सी तक, यानी कि सी हमारे पास जब इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है तो हमारे पास क्या है, वो जो डिस्टेंस है, वो जो एनर्जी लेवल्स है वो डिस्क्रीट ही है। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि जब हम लोग इंटर एटॉमिक स्पेसिंग और कम करते हैं, यानी कि एटम्स को पास लेकर आते हैं। अब सबसे पहले हमें ये पता है कि जो हमारे पास शेल्स होते हैं, ये मान लो न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये दूसरी शेल है और ये तीसरी शेल है। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसकी बात करती हूँ दूसरे एटम की, ये इसकी पहली शेल है, ये दूसरी शेल है और तीसरी शेल है। मैं सिलिकॉन की ही बात कर रही हूँ। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा कि पहली शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, दूसरी में भी कितने हैं, 2, लेकिन हमारे पास लास्ट वाले में कितनी है, 4। यही है। जब हमारे पास दोनों एटम्स क्या होंगे, पास आएंगे तो अंदर वालों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको पता है कि शेल्स पे, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है, और ये बाहर जो हमारे पास आउटर सबसे ऑर्बिट होता है उसके ऊपर ही इफेक्ट पड़ता है। जब हमारे पास दोनों एटम्स क्या होंगे, पास आएंगे तो क्या करेंगे, ये जो बाहर के जो शेल्स हैं ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे। और ये इंटरेक्ट कैसे करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अंदर आपस में अट्रैक्शन होगी। इसी तरीके से न्यूक्लियस आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इस तरीके से एटम्स क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है,
अब जब हमारे पास हम लोगों ने क्या देखा कि जब इंटरएटॉमिक स्पेसिंग और कम करी हम लोगों ने, जब हमारे पास और ज्यादा एटम्स को हम पास लेकर आए, तो हम लोगों ने क्या देखा कि 3s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल में जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स थे वो बैंड्स में कन्वर्ट हो गए। बैंड कैसे कन्वर्ट हो गए? जब हमारे पास अब एक मटेरियल है मान लेते हैं हम लोग, तो ये तो है नहीं कि उसमें सिर्फ 2 ही एटम होंगे, एटम्स तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं जैसे हमें पता है। तो अब जब सारे एटम्स, अब जब हम लोग सारे कोई पास लेकर आ रहे हैं, धीरे धीरे पूरा मटेरियल ही चेंज हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास जो हमारे पास एटम्स हैं वो क्या करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे। ये भी आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेगा, ये भी करेगा, इसी तरीके से ये भी करेगा, ये करेंगे, ये करेंगे, ये आपस में करेंगे। इसी तरीके से हर एटम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा। जब वो ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ वैलेंस शेल हमारे पास इंटरेक्शन करती है, और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो हमने क्या देखा कि जो 3s ऑर्बिटल है इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की, कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी और कुछ की कम होगी। तो यानी कि हमारे पास क्या बन जाएगा, एक बैंड टाइप बन जाएंगे। और इसी तरीके से 3p का भी क्या होगा, कुछ एक की एनर्जी ज्यादा होगी और कुछ की कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पे आके क्या हो गया, हमारे पास ये बैंड्स में कन्वर्ट हो गए। फिर हम लोग, ये कौन सा पॉइंट था हमारे पास, ये पॉइंट मैं इसको नाम दे देती हूं एट बी, यानी कि जब हम लोगों ने इनका न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो बी कर दिया, तब हमारे पास क्या हुआ कि जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स थे वो बैंड्स में कन्वर्ट हो गए। फिर उसके बाद क्या देखा गया कि जब हम लोग एटम्स को और पास लेकर आए तो क्या देखा कि 3p की एनर्जी, जो 3 अब ये एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जी ये बन गई हमारे पास एटम्स की, ये क्या होगा, और ज्यादा एनर्जी क्या होगी, कम, किसी की कम हो गई, किसी की ज्यादा हो गई। इसी तरीके से 3s का भी क्या होगा, किसी की एनर्जी ज्यादा होगी और किसी की कम हो गई। अब इस लेवल पे क्या बन गया हमारे पास कि हम लोग 3p ऑर्बिटल और 3s ऑर्बिटल को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे कि कौन सा एनर्जी लेवल 3p का है और कौन सा 3s का है। ठीक है, तो यानी ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे जैसे एटम्स पास आए तो उनकी इंटरेक्शन क्या होती गई, इंक्रीज होती गई, इंटरेक्शन इंक्रीज होती गई, तो किसी इलेक्ट्रॉन की हमारे पास एनर्जी ज्यादा होगी, किसी की कम हो गई। और इसी तरीके से 3s की भी किसी की एनर्जी ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, 3p में भी किसी की ज्यादा हो गई और किसी की कम हो गई। जब ऐसा हो गया तो हमारे पास क्या हुआ कि ऑर्बिटल्स क्या हो गए, आपस में मर्ज करने शुरू हो गए। अब हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सा हमारे पास एनर्जी लेवल है वो 3s का है और कौन सा 3p का है। ठीक है, इसको मैं नाम दे देती हूँ एट द इंटरएटॉमिक स्पेसिंग A। ये कब हुआ हमारे पास, A पे। फिर हम लोगों ने क्या किया, एटम्स को और ज्यादा पास लेकर आए, तो हम लोगों ने क्या देखा कि यहां पर क्या हो गया कि 2 टाइप के बैंड्स बन गए, 2 टाइप के बैंड बन गए हमारे पास। ठीक है, अलग अलग बीच में थोड़ा स्पेसिंग आ गया, एक ऊपर बैंड बन गया और एक नीचे बैंड बन गया। हमने क्या देखा कि इन बैंड्स की क्या खासियत थी कि जो ये नीचे वाला बैंड था इसके अंदर तो वो इलेक्ट्रॉन्स थे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास वो थे। ठीक है, और ये वाले बैंड में क्या हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और जो ये बीच का जो गैप था, यहाँ पे किसी भी हालत में हमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिले। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करा, हम लोगों ने, अगर मैं इसको पूरा करूं डायग्राम को, इसको थोड़ा सा सही करने के लिए ये अच्छे से ड्रॉ करना है। ठीक है, ऐसा सा हमें ग्राफ मिला। अब
इन दो लेवल्स के बीच में जो ये हमारे पास खाली स्पेस मिला हमें, जो भाई यहाँ पर तो कभी इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा ही नहीं, तो इसे हम लोगों ने क्या नाम दिया, Eg। Eg यानी कि एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप हमने इसको नाम दिया। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने क्या देखा, अगर मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से रिकैपिचुलेट करूं तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब हम लोग, हमारे पास एटम्स क्या है, दूरी पर हैं, तो जब धीरे धीरे उनमें पास आएंगे तो उनमें क्या होगी, इंटरेक्शन होगी। वो कैसे होगी, जब हमारे पास एक एटम है और एक ये एटम है, तो मान लो न्यूक्लियस क्या करेगा, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रॉन भी आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये न्यूक्लियस इस वाले इलेक्ट्रॉन को करेगा अट्रैक्ट, ये न्यूक्लियस इस वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इस तरीके से क्या होगा कि इंटरेक्शन होने स्टार्ट हो जाएगी जब हम लोग इनको एटम्स को पास लेकर आएंगे। जब हमारे पास एटम्स क्या है, दूरी पर है, जब दूरी पर है तो सबके अपने अपने इंडिविजुअलिटी है, उनमें एनर्जी लेवल्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस वजह से हमारे पास सी पॉइंट तक, सी जब हमारे पास इंटरएटॉमिक स्पेसिंग क्या थी, सी थी, 0 से लेके सी थी हमारे पास, तब हम लोगों ने क्या देखा कि एनर्जी लेवल्स क्या थे, डिस्क्रीट थे। लेकिन सी पॉइंट के बाद क्या देखा गया कि जब हमारे पास एटम्स को हम पास लेकर आए सी पॉइंट तक, जब उसके बाद थोड़ा और पास लेकर आए तो उसमें क्या देखा गया कि हमारे पास जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स थे वो बैंड्स में कन्वर्ट हो गए। वो क्यों हो गए, और सिर्फ यही वाले 3s और 3p ही क्यों हुए, बाकी 3 क्यों नहीं हुए? वो उसका रीजन ये है कि जब हमारे पास जो एटम्स हम पास लेकर आते हैं तो उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है वही आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, जब हम लोग पास लेकर आए तो हम लोगों ने क्या देखा कि 3s में भी एक बैंड क्रिएट होगा और 3p में भी एक बैंड क्रिएट होगा। सिर्फ 3p और 3s में क्यों हुआ है, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इंटरेक्शन करते हैं। और उसके बाद ये बैंड में, अब ये बैंड के कारण क्या था हमारे पास कि हमारे पास क्या होता है, ये एक मटेरियल के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, बहुत सारे एटम होंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरेक्शन करेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरेक्शन करेंगे, तो किसी की एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी और किसी की कम थी। 3s ऑर्बिटल में भी और 3p में भी, ऊपर का मतलब एनर्जी ज्यादा और नीचे वालों का मतलब एनर्जी कम, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग उनकी इंटरएटॉमिक स्पेसिंग हमने और कम की। हम लोगों ने क्या किया, एटम्स को और पास लेकर आए, तो हम लोगों ने ए पॉइंट पर आकर क्या देखा कि हम लोग 3p और 3s के एनर्जी लेवल्स को डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा एनर्जी लेवल हमारे पास 3p का है, कौन सा 3s का है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास अब और पास आ गए तो और ज्यादा इंटरेक्शन इंक्रीज हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की आपस में एनर्जी क्या हुआ, एनर्जी किसी की एनर्जी ज्यादा होगी, किसी इलेक्ट्रॉन की और किसी की कम होगी। इसी तरीके से 3p में भी किसी की ज्यादा होगी और किसी की कम हो गई। तो इस कारण से हमारे पास क्या हुआ कि आपस में डिस्टिंग्विश होने ही बंद हो गए। ठीक है, देन उसके बाद हम लोगों ने क्या, एटम्स को हम और पास लेकर आए, तो हम लोगों ने क्या देखा कि 2 बैंड्स क्रिएट हो गए। एक बैंड तो ऐसा था जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो भी सकते थे और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं भी हो सकते थे, और एक बैंड कौन सा था जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे। ओके, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे तो हम लोगों ने, अब इसके अंदर हम लोगों ने इनको 2 नाम दिया। इस वाले बैंड को नाम दिया हम लोगों ने कंडक्शन बैंड और इसको नाम दिया हमने वैलेंस बैंड। ओके, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं। और ये जो हमारा डायग्राम है ये अच्छे से ड्रॉ होगा, अभी इस पे बोर्ड में मुझसे हो नहीं रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड क्या है हमारे पास, वो बैंड, वो एनर्जी लेवल्स का डिस्ट्रीब्यूशन वाला, एनर्जी लेवल्स का डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एनर्जी लेवल्स का बैंड या फिर ग्रुप ऑफ बैंड क्या होता है हमारे पास, ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स। अब इसमें क्या है हमारे पास कई सारे एनर्जी लेवल्स हैं, तो जब इनका पूरे का एक हमारे पास एक ग्रुप बना देते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, बैंड। अब बात आती है वैलेंस बैंड क्या है, ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स विच हैव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, विच हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
अब जिसके अंदर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं जिसमें हमें, तो उसको हम लोग क्या कहा है, वैलेंस बैंड। इसी तरह से कंडक्शन बैंड क्या है, उससे पहले हमारे पास आता है ईजी। ईजी हमारे पास क्या है, एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप का मतलब क्या है कि अगर हम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजना है तो हमने कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ईजी। ठीक है, अब ये ईजी जो है वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है, किसी मटेरियल में कितना होगा और किसी में कितना होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एनर्जी कितनी देंगे, ईजी। अगर हम लोगों ने एनर्जी दे दी तो क्या होगा, हमारे पास वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे तो उन्होंने क्या कर रखी है, कुछ एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर रखी है। एनर्जी एब्जॉर्ब कर रखी है तो वो क्या करेंगे, मूव करना शुरू कर देंगे और कंडक्शन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर ईजी क्या है, बहुत ज्यादा हो अपने पास, इतनी एनर्जी हम दे नहीं सकते, तो हम लोग क्या होगा, हमारे पास वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं। इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं तो हमारे पास कंडक्शन नहीं होगी, जैसा इंसुलेटर्स ही होता है। ओके, अब बात आती है कंडक्शन बैंड की। कंडक्शन बैंड क्या है हमारे पास, वो ग्रुप एनर्जी लेवल्स का जिसके अंदर क्या होंगे, हमारे पास एनर्जी, ईजी एनर्जी एब्जॉर्ब करके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाकर फ्री हो जाएंगे। और जो वो बैंड जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कंडक्शन बैंड के अंदर होते हैं हमारे पास, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कंडक्शन के लिए। ठीक है, नाउ अब बात आती है कि हमारे पास एनर्जी, अब बात आती है कि हमारे पास इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और हम लोग कंडक्टर्स में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अगर ईजी की जो वैल्यू है, ये जो गैप है, अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, 5, 4, 7, 8 जितना मर्जी, और ईजी अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी तरीके से अगर ईजी क्या हमारे पास 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो कैसे फर्क पड़ता है। अब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें देखने में बहुत कम लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा एनर्जी है जो नीडेड होती है। अब इतनी एनर्जी हम दे नहीं सकते, तो हमारे पास दे नहीं सकते तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं जाएगा, तो वो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा नहीं तो कंडक्शन नहीं होगी, कंडक्शन नहीं हो रही तो वो क्या बन जाएगा, इंसुलेटर। अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है एनर्जी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमारे पास वो क्या होगा, सेमी कंडक्टर। और अगर 0 है, इन दोनों में कोई है ही नहीं गैप, तो क्या होगा यहाँ पर, कंडक्टर। जैसे इस पॉइंट पे हमारे पास ए पॉइंट के ऊपर यहाँ पे क्या है हमारे पास, हम आपस में इनको डिस्टिंग्विशिंग, ए पॉइंट पर आकर हमारे पास क्या होता है कि हम अपने मटेरियल को डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाते हैं कि एनर्जी लेवल कौन सा एनर्जी लेवल हमारे पास वैलेंस बैंड है, कौन सा हमारे पास कंडक्शन बैंड है। तो ए पे हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास मटेरियल होता है वो कैसे बिहेव करता है, कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ओके, अब जैसे हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था कि हम बैंड एनर्जी बैंड का डायग्राम कैसे बना सकते हैं कि ऊपर वाले में उसको हम कंडक्शन बैंड बोल देते हैं, नीचे वाले क्या बोल देते हैं, वैलेंस बैंड बोल देते हैं, और इन दोनों का जो स्पेसिंग होता है उसको हम बोलते हैं ईजी। अगर वो स्पेसिंग हमारे पास अगेन 3 वोल्ट से ज्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो वो क्या होगा, इंसुलेटर। अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो हमारे पास क्या होगा, सेमीकंडक्टर। और अगर वो आपस में 0 का मतलब क्या है कि आपस में मर्ज कर रहे हैं दोनों लेवल्स, तो वो हमारे पास क्या होगा, कंडक्टर। ओके, इसी तरीके से अब ये सेमीकंडक्टर है, ये वाला जो हमारे पास टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन द कमिंग लेक्चर्स वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, वो बनते कैसे हैं और हमारे पास वो आगे काम कैसे करते हैं, वो सब हम लोग इस यूनिट में देखेंगे। टिल देन एंजॉय द फिजिक्स एंड थैंक यू।